नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आर्टिकल 22 जो है ये अरेस्ट डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्जाम में इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति को आर्टिकल 22 के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है तो फिर वहाँ पर उस व्यक्ति का क्या अधिकार रहेगा या फिर आपका क्या अधिकार रहेगा, ये आर्टिकल 22 में ही जानने को मिलता है, उसको पढ़ने को मिलता है। या फिर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको न्यायालय में जाना पड़े तो न्यायालय में आपका क्या क्या अधिकार हैं, वो सब के सब जो है आर्टिकल 22 में ही है। ये मूल अधिकार का आर्टिकल 22 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सभी लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पूरे विस्तार से समझने वाले हैं और इसी वीडियो में हम लोग आर्टिकल 23 को भी समझेंगे और आर्टिकल 24 को भी समझेंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों आर्टिकल को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 21 को बहुत अच्छे से उसको समझा था और उसको पढ़ा था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम आर्टिकल 22 को समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 22 में कहा गया है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 22। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गिरफ्तारी जो है कितने तरह का होता है। तो देखिए भारत में जो है दो तरह की गिरफ्तारी है। एक होता है दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध का मतलब होता है कि पुलिस जो है अपराध के बाद किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो उसको दंडात्मक निरोध कहा जाता है। और जब पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उसको जो है निवारक निरोध कहा जाता है। यानी एक अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है और एक अपराध के पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। तो भारत में दो तरह की गिरफ्तारी है, दोनों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको जो है एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए दंडात्मक निरोध। इसमें क्या होता है कि पुलिस अपराध के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। अब मान लीजिए कि कोई अपराध हो गया, जैसे मान लेते हैं कि किसी का मर्डर हो गया है। तो मर्डर तो हो गया, अब तो अपराध हो गया है। अब पुलिस जो है छानबीन करेगी और अपराधी को ढूंढेगी, अपराधी की खोज जारी करेगी। और मान लीजिए अपराधी पकड़ा गया तो उसको कहा जाएगा दंडात्मक निरोध, यानी अपराध के बाद गिरफ्तारी हुआ है और अपराधी को पकड़ लिया गया है। अब दंडात्मक निरोध में पुलिस जो है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी उठा लेती है। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है तो उसके घर जाएगी पुलिस, जिसका मर्डर हुआ है उसके घर, और उसके परिवार वालों से पूछेगी कि बताइए अगर आपको किसी पर शक है तो उसका नाम बताइए, उसका एड्रेस बताइए। पुलिस ऐसा पूछती है। अब मान लीजिए घर वाले बोल दिए कि हाँ फलाना आदमी के साथ जो है 2 साल पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसी ने धमकी दिया था मारने के लिए। तो पुलिस क्या करेगी, उस व्यक्ति को पकड़ेगी, क्योंकि वो 2 साल पहले जो है उससे झगड़ा हुआ था उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ है, और उसको पुलिस पकड़ेगी और पकड़ के उसको जो है उससे पूछताछ करेगी। अगर वो सही पाया जाता है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लेगी, अन्यथा उसको छोड़ देती है। तो जब अपराध के बाद जो है गिरफ्तारी होती है किसी की तो उसको कहा जाता है दंडात्मक निरोध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा होता है निवारक निरोध, यानी अपराध के पहले। इसमें पुलिस क्या करती है कि शक के आधार पर किसी को भी उठा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति पर अगर पुलिस को शक हो जाए कि यह भविष्य में कोई बड़ा कांड करने वाला है, कोई बड़ा अपराध करने वाला है, कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाला है, तो पुलिस उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है। तो उसको कहा जाता है निवारक निरोध। इसमें कोई अपराध नहीं हुआ लेकिन अपराध के पहले ही पुलिस को शक हो गया, इसलिए पुलिस जो है उसको गिरफ्तार कर ली और जेल में डाल दी। तो इसको कहा जाएगा निवारक निरोध, अपराध से पहले ही। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है या फिर सभा होने वाला है मंत्री का चाहे कुछ भी का, और उस एरिया में जो है कोई गुंडा रहता है जिसका छवि जो है पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, और पुलिस को जो है उस पर शक हो गया कि यह जो है सभा में या फिर इस प्रोग्राम में कुछ घटना करने वाला है, तो पुलिस उसको पहले ही टांग लेगी, प्रोग्राम होने से पहले ही 2-4 दिन पहले ही। तो उसको कहा जाएगा निवारक निरोध। अभी अपराध वो नहीं किया था और ना ही वो भविष्य में कोई अपराध करने वाला था कि नहीं था, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उस पुलिस को शक हुआ और पुलिस उसको उठा के बंद कर दी। तो उसको कहा जाएगा निवारक निरोध, जो कि अपराध के पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है शक के आधार पर, तो उसको कहते हैं।
और दंडात्मक निरोध तब को पता है कि अपराध के बाद होगा। अगर कोई अपराध हो गया है तो पुलिस छानबीन करके उस अपराधी को पकड़ती है जो अपराध को अंजाम दिया है और उसको जेल में डाल देती है। ठीक है, तो गिरफ्तारी दो तरह का होता है, आपको दोनों समझ में आ गया। अब ये आर्टिकल 22 में जो है बहुत सारे सब क्लॉज हैं और सभी के सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए आर्टिकल 22 में 7 ठो सब क्लॉज हैं और सातों के सातों जो है इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो अरेस्ट वारंट लेकर जाती है, क्योंकि उसके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जारी होता है पहले, तब जाके उसको गिरफ्तार किया जाता है। या फिर उस व्यक्ति को भी अधिकार होता है कि पुलिस से वो पूछ सकता है कि हमें किस कारण गिरफ्तार किया जा रहा है, हमने कौन सा अपराध किया है कि हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो पुलिस को बताना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, पुलिस को बताना होगा अगर वो व्यक्ति पूछता है तो। और इसी में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का अधिवक्ता भी चुनने का अधिकार है। मतलब अगर किसी अपराधी को पुलिस पकड़ती है, अरेस्ट करती है, तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत करती है जज के सामने। तो जज के सामने अपने बात जो है वह स्वयं रख सकता है। अगर वह स्वयं नहीं रख सकता तो अपने पसंद का वकील रख सकता है और उस पर जो है किसी प्रकार का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यही वकील रखिए। वो अपने पसंद का रख सकता है, जिसे भी चाहे उसे वो चुन सकता है। या फिर अगर वह चाहे तो स्वयं जो है अपने बात को प्रस्तुत कर सकता है जज के सामने कि हमने ऐसा नहीं किया है या फिर किया है, जो भी हो। मतलब पसंद का वकील रखने का भी अधिकार दिया गया है अपराधियों को। ठीक है, यही बात आर्टिकल 22 के 1 में कहा गया है। आर्टिकल 22 के 2 में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और इसमें यातायात और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसको थाना में लाएगी और उसको 24 घंटा के अंदर, मतलब 24 घंटा भी नहीं लेना है, 24 घंटा के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने, यानी जो जिला में जज होते हैं उनके सामने पेश करना होता है। अगर 24 घंटा से अधिक हुआ तो फिर जो है पुलिस को फटकार लगता है कि इतना देर आप कर क्या रहे थे। और इसी में कहा गया है कि यातायात और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आने जाने का समय उसमें नहीं जोड़ा जाएगा और छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे किसी अपराधी को शनिवार को पकड़ा गया और उसको जो है रात भर पुलिस स्टेशन में रखा गया और अगला दिन जो है रविवार है और रविवार को दिन जो है न्यायालय बंद रहता है, तो फिर और एक दिन जो है उसको स्टेशन में रहना पड़ेगा और उसको सोमवार को जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। तो क्योंकि वो रविवार को छुट्टी था इसलिए छुट्टी का समय उसमें नहीं जोड़ा जाता है। वैसे तो 24 घंटा से अधिक हो जाएगा, इसलिए छुट्टी का समय नहीं जोड़ा जाता है। तो ऐसे अगर नॉर्मल दिन में किसी दिन गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यह बात जो है आर्टिकल 22 के 2 में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को गिरफ्तार कर लिए और उसको रात भर पुलिस स्टेशन में अन्हार कोठरी में रख दिए और मच्छर से कटवाएं, 4-5 दिन उसको भूखे प्यासे रख दिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये पुलिस को साफ साफ निर्देश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 22 का 3। इसमें कहा गया है कि शत्रु देश के गिरफ्तार व्यक्ति एवं निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को आर्टिकल 22 का 1 और आर्टिकल 22 के 2 वाला अधिकार जो है प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिए हमारा शत्रु देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के अगर कोई व्यक्ति अगर भारत में कोई कांड किया है तो उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको 22 का 1 और 22 के 2 वाला अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शत्रु देश का व्यक्ति है और उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ना वो अपने पसंद का वकील रख सकता है और ना ही उसको हम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। उसको अगर पकड़ लिए हैं तो पकड़ के आराम से उसको थाना में रखेंगे, 4-5 दिन तक उसको मच्छर से कटवाएंगे, पूरे बढ़िया तरीक़े से उसके भूखे प्यासे पूरा उसको आधा उसको मार देंगे पहले। उसके बाद जो है उसको जज के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि उसको ना आर्टिकल 22 का 1 का अधिकार प्राप्त है, ना आर्टिकल 22 के 2 में जो लिखा है वो अधिकार प्राप्त है, शत्रु देश का है। तो उसी तरह निवारक निरोध के तहत भी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, जिसे शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। तो अगर किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो उसको भी 22 का 1 वाला अधिकार प्राप्त नहीं है और 22 का 2 वाला भी अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी जब उस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको थाने में ही 4-5 दिन तक रख देती है और जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है, उसके बाद उसको रिहा किया जाता है। तो कहाँ पर, तो वहाँ तो ना उसको 22 का 2 उसको प्राप्त है, ना 22 का 1 प्राप्त हुआ, ना वो अपने पसंद का वकील रख पाया और ना ही उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, क्योंकि 4 दिन तक पुलिस स्टेशन में ही पुलिस उसको रख दी, क्योंकि शक के आधार पर गिरफ्तार की थी।
तो यही बात आर्टिकल 22 के 3 में कह दिया गया है कि जो शत्रु देश के गिरफ्तार व्यक्ति होगा और निवारक विरोध अधिनियम के तहत जो गिरफ्तार होगा उसको आर्टिकल 22 का 1 और आर्टिकल 22 का 2 ये दोनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जो हम लोग अभी ऊपर देखें। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 22 का 4। इसमें है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकते। मतलब जब पुलिस जो है किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तो उसी को निवारक निरोध कहा जाता है। तो उसके तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस अधिकतम 3 महीने तक अपने अंडर में रख सकती है। उसको 3 महीने तक ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, 3 महीना से ज़्यादा नहीं कर सकती है। उसी को नज़रबंद कहा जाता है कि किसी व्यक्ति पर शक हुआ तो पुलिस उसको उठाकर नज़रबंद कर देगी, सभी लोगों के नज़रों से हटा देगी, तो उसको नज़रबंद कहते हैं। अब नज़रबंद जो है किसी के घर में किया जा सकता है या फिर पुलिस अपने ही घर में कर ले, फार्म हाउस में किसी का किया जा सकता है, होटल में कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। 3 महीने तक उसको बंद किया जा सकता है अधिकतम। अगर 3 महीने से अधिक बंद करना है तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा पुलिस को, तब जाके ऐसा कर सकती है। ऐसा आप ध्यान रखना है कि आर्टिकल 22 के 4 में कह दिया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है पुलिस यानी शक के आधार पर तो अधिकतम 3 महीने तक ही गिरफ्तार कर सकती है, 3 महीने से अधिक नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला आर्टिकल है 22 का 5। इसमें कहा गया है कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। मतलब पुलिस जब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करेगी तो उसको कारण बताएगी कि आपको किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस कह देगी कि आपको जो है शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि आप भविष्य में कोई बड़ा कांड करने वाले हैं, 2-4 दिन में आप बड़ा कांड करने वाले हैं, कोई बड़ा अपराध करेंगे, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पुलिस के लिए तो सिंपल है, तुरंत बता सकती है। वही आर्टिकल 22 के 6 में कहा गया है कि यदि उचित न हो तो गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जा सकता है। मतलब अगर पुलिस का मन है तो बता सकती है निवारक निरोध अधिनियम के तहत जिसको गिरफ्तार कर रही है उसको कि हम आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर पुलिस को मन नहीं है कि नहीं बताएंगे तो पुलिस जो है ऐसे ही टांग के बंद कर देगी जेल के अंदर, क्योंकि पुलिस का मन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 22 का 6 उनको उसको अधिकार दिया है कि अगर उचित हो तो आप बता सकते हैं गिरफ्तारी के कारण, अगर उचित नहीं है तो नहीं बता सकते हैं। और कब? जब निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं तब। ठीक है, आर्टिकल 22 के साथ में है कि संसद को निवारक निरोध से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि निवारक निरोध से संबंधित अगर कानून बनाना हो तो ये किसको अधिकार है बनाने का? तो संसद का, संसद ही बना सकती है इससे संबंधित कानून। और इसकी चर्चा किस में किया गया है? तो आर्टिकल 22 के साथ में किया गया है। अब देखिए संसद द्वारा जो है समय समय पर बहुत सारे निवारक निरोध कानून बनाए गए हैं। आइए हम उनको एक एक करके समझते हैं। और बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे इस कानून को जो है ख़त्म कर दिया गया है। तो उन सबको हम देखेंगे कि कौन वर्तमान में है और कौन कौन से थे जिनको ख़त्म कर दिया गया। देखिए, निवारक निरोध अधिनियम का मतलब होता है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करेगी। तो ये जितने हैं इन सब में पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर ही गिरफ्तार करती है। तो ये अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हैं। जैसे पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। ये भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? तो 1950 में आया था। और इसको ख़त्म कर दिया गया 1969 में, क्योंकि इसका मिसयूज होने लगा। इसके पहले वाले वीडियो में आर्टिकल 21 हम लोग पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको एक मामला बताया था, ए के गोपालन मामला, VS मद्रास हाई कोर्ट। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ए के गोपालन को 1950 में निवारक निरोध अधिनियम के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे। तो उसमें हम लोगों ने पूरे डिटेल्स में पढ़ा था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम को 1950 में लाया गया और 1969 में ख़त्म कर दिया गया। इसको ध्यान रखिएगा। और यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसमें। ठीक है, उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। इसको लाया गया था 1971 में, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आंतरिक व्यवस्था को अगर देख रेख में किसी पर शक होता था तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था। और इसको समाप्त कर दिया गया 1978 में, क्योंकि इसका भी मिसयूज होने लगा। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। इसी को रासुका कहा जाता है और ये वर्तमान में भी लागू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा निवारक निरोध अधिनियम है जो वर्तमान में भी भारत में लागू है? तो रासुका है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो 1980 में आया था। इसके तहत जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जो देश के लिए खतरा होता है। मतलब
पुलिस को अगर शक हो जाए कि पूरे देश के लिए खतरा है, पूरे देश में ये इसके चलते जो है कुछ फैल सकता है, घटना का अंजाम दिया जा सकता है, उसके आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसको कहेंगे कि रासुका के तहत इसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वर्तमान में भी लागू है। अगला है आतंकवाद एवं विध्वंसक निरोध अधिनियम, इसको टाडा कहा जाता है और इसको लाया गया था आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अपने देश में, और इसको समाप्त कर दिया गया 1995 में, क्योंकि इसका भी मिसयूज होने लगा। और उसके बाद है आतंकवाद निरोधी अधिनियम, इसको कहा जाता है पोटा, इसको जो है 2002 में लाया गया, इसका भी मिसयूज होने लगा, इस वजह से 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये पांचों जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं निवारक निरोध अधिनियम, लेकिन उनमें जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही पांच जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम समझते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिससे वो शोषण से लड़ सकता है, शोषण के विरुद्ध जो है बोल सकता है। ये बातें जो है आर्टिकल 23 और 24 में कही गई है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में, यानी फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, देखिए आर्टिकल 23 को समझते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि इसमें मानव दुर्व्यापार, बेगारी, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक लगाया गया है। मतलब आर्टिकल 23 में ये साफ निर्देश दिया गया है कि मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि महिला का, किसी बच्चा का तस्करी करना, वेश्यावृत्ति करना, देवदासी, ये सब जो है मानव दुर्व्यापार में आता है। तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाया गया है कि अगर बच्चा तस्करी कहीं पर होगा, जैसे कि एक गिरोह चलता है जो बच्चे को उठाकर बेच देते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो बच्चे होते हैं, बच्चा जो है एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और बदल कर फिर जो उसको बेच देते हैं, तो वो सब क्या हुआ, बच्चा तस्करी हुआ। तो बच्चा तस्करी पर रोक लगाया गया है। अब रोक लगाने का मतलब है कि आप ये सब नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप करिएगा तो फिर आप जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा और आपको सजा हो सकता है। तो आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, इस पर रोक लगाया गया है। बेगारी नहीं कर सकते हैं, बेगारी का मतलब हो गया कि किसी मजदूर से काम करवा लिए और जब पैसा देने का समय आया तो उससे मारपीट कर लिया और उसको मारकर खदेड़ दिए, मतलब पैसा नहीं दिए और काम करा लिए, तो उसको कहेंगे बेगारी। उसके बाद जो है बलात् श्रम पर भी रोक लगाया है। बलात् श्रम का मतलब होता है कि जबरन कार्य कराना, जबरन मजदूरी कराना, किसी से ज़बरदस्ती कोई कार्य कराए। जैसे मान लीजिए गटर साफ़ करना है और कोई मजदूर है, वो कह रहा है कि हम साफ़ नहीं कर सकते हैं, हम साफ़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन फिर भी उससे कोई जो है ज़बरदस्ती करवा रहा है, तो उसको कहेंगे बलात् श्रम। तो बलात् श्रम पर भी रोक लगाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राज़ी है तभी आप उससे काम करवा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं करा सकते हैं। वही है बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति को कर्जा दिए थे और वो कर्जा बेचारा चुका नहीं पाया, तो आप उसको पकड़ कर ला दिए अपने घर पर, जो है काम करवा रहे हैं और काम के बदले उसको कुछ नहीं दे रहे हैं और डेली उससे काम करवा रहे हैं, जब तक आपका पैसा सध नहीं जाता तब तक आप काम करवा रहे हैं, तो उसको कहेंगे बंधुआ मजदूरी। क्योंकि उसके बदले आप वो मजदूरी कर रहे हैं आपके यहाँ, लेकिन आप उसके बदले कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसको बंधुआ मजदूरी कहा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 23 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, रोक लगाने का मतलब केवल लिख देने से नहीं होगा, इसके लिए दंड का प्रावधान भी करना पड़ेगा कि क्या-क्या दंड हो सकता है। तो इसके लिए जो है समय-समय पर इन सभी कृत्यों में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित करने के लिए समय-समय पर अधिनियम बनाए गए हैं। बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, उन सबको देखिए यहाँ पर है। जैसे कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया था 1976 में, कि अगर बंधुआ मजदूरी कोई करा रहा है तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा, कौन-सा दंड का प्रावधान होगा, क्या जुर्माना होगा, तो इसमें बताया गया था, जो कि 1976 में आया था। ये सभी पूछता है, सभी तरह के एग्ज़ामों में ये कई बार पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। जैसे पूछेगा कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था, तो 1976 में आया था। वही अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम कब आया था, तो 1956 में आया था। उसके बाद है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, 1948 में आया था। और संविदा श्रम अधिनियम कब आया था, तो 1970 में आया था। और समान प्रशासनिक अधिनियम कब आया था, 1976 में आया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये ऐसे अधिनियम है कि अगर जैसे कि कोई बलात् श्रम में पकड़ा गया, मानव दुर्व्यापार में पकड़ा गया, बंधुआ मजदूरी में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, अपराधी है, तो उसको कौन-कौन सी सजाएँ होगी, कौन-कौन सी धाराएँ उस पर लगेगी, इन सभी अधिनियमों में बताया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? उसके बाद आर्टिकल है आर्टिकल 24, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है।
इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में खतरनाक कामों में नियोजन पर प्रतिबंध है। मतलब इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनसे किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता है और ना ही उनको किसी खतरनाक काम में लगाया जा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए जब भी आप किसी कारखाने में काम के उद्देश्य से जाइएगा, तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे आधार कार्ड माँगा जाएगा, ताकि आपके उम्र को देखा जा सके। अगर आपका उम्र सही है तो आपको कारखाने में रखा जाएगा, काम पर रखा जाएगा, अन्यथा आपको जो है वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अब देखिए, लिखने से का मतलब कुछ नहीं होता है कि केवल लिख दिए तो हो गया। इसके लिए जो है अधिनियम लाना पड़ेगा, उसमें दंड का प्रावधान भी करना पड़ेगा, तब जाके लोग जो है सुधरेंगे, अन्यथा लिखने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो है बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम आया 1986 में, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का व्यवसाय कराने पर प्रतिबंध है। मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे, उनसे किसी भी तरह का आप काम नहीं करवा सकते हैं, चाहे कोई भी काम हो, क्योंकि उनका पढ़ने का उम्र है और सरकार उनको फ्री में पढ़ाती है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 21 के क में जो है कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो उनके पढ़ने का उम्र है, तो आप काम क्यों करवाइएगा। इसलिए इस अधिनियम में कह दिया गया कि अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, आपको सज़ा हो सकता है। लेकिन फिर देखिए कि इस अधिनियम को संशोधित किया गया 2016 में, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 लाया गया, और इसमें भी वही बात था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार का व्यवसाय कराने पर प्रतिबंध था। लेकिन इसमें एक और बात जोड़ा गया, साथ ही इसमें जो है 14 से 18 वर्ष तक के किशोर को कोई भी खदान, कारखाना आदि में खतरनाक कार्य पर रोक लगाया गया। मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, उनसे तो आप कोई भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। अब 14 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनसे आप काम करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल काम करवा सकते हैं। 14 से लेके 18 वर्ष के जो बीच के बच्चे हैं, उनसे आप नॉर्मल काम करवा सकते हैं, लेकिन आप उनसे खतरनाक काम कोई नहीं करवा सकते हैं। जैसे खदान में लगा दिए, किसी कारखाने में लगा दिए जिसमें कोनो चीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें आप लगा दिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी खतरनाक कार्य में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम में कहा गया था, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम में, कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे से जो है किसी भी तरह का आप काम नहीं करवा सकते हैं, कोई भी नॉर्मल काम भी नहीं करवा सकते हैं, अगर किसी बच्चे की उम्र 6 से लेके 14 वर्ष है तो। अब 14 बरस से ऊपर के बच्चे से आप काम करवा सकते हैं, लेकिन खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, अगर उसका 18 बरस पार नहीं किया है उम्र तब तक। अगर 14 से लेकर 18 के बीच में उसका उम्र है, तो आप नॉर्मल काम करवाइए, लेकिन खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। इसी अधिनियम में कहा गया था, जो कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 2016 में आया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी अधिनियम में जो है घरेलू व्यवसाय में छूट दिया गया था। जैसे आप सोच सकते हैं कि क्या घर का भी कोई बच्चा काम नहीं कर सकता है? तो कर सकता है। तो घर के काम करने का भी समय सीमा है। जैसे अब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के समय में भी उसको काम पर लगा दिए। तो इसमें कह दिया गया था कि आप 7 बजे के बाद जो है किसी बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते हैं, और सुबह में 8 बजे के पहले, शाम में 7 बजे के बाद और सुबह में 8 बजे के पहले, क्योंकि उनका पढ़ने का समय होता है, स्कूल जाने का समय होता है, तो उनको पढ़ने की छूट है, उनको पढ़ने दीजिए। वही जो है घर पर आप, ऐसा नहीं है कि दिन भर आप काम करवाएँ, कम से कम जो है 3 घंटा ही काम करवा सकते हैं। जैसे दुकान है, होटल है, इन सब में जो है नॉर्मल काम करा सकते हैं, अगर घर का काम है तो। ऐसे बाहर नहीं करा सकते हैं पैसा के लिए, घर पर करा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बाल कलाकार है, जैसे फ़िल्म में भी देखे होंगे कि बच्चे रोल करते हैं, तो फ़िल्म में भी उनको खतरनाक काम नहीं दिया जाएगा, उनको नॉर्मल जो है काम दिया जाएगा। और फ़िल्म जो है, ये फ़िल्म में काम करना तो ये तो उनका कला है, कोई कार्य है नहीं, तो ये कला के रूप में देखा जाता है। तो फ़िल्म में भी अगर कर रहे हैं तो नॉर्मल कोई जो है सीन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन खतरनाक सीन उसमें भी नहीं करेंगे जैसे हीरो करते हैं, वो सब नहीं किया जाएगा। तो इस अधिनियम में कहा गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जो है खतरनाक काम में, कारखाना में काम नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए अधिनियम आया था 2016 में, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं, किसी भी तरह का काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर 14 से 18 वर्ष के बीच से अगर कोई काम करवा रहे हैं, तो नॉर्मल काम करवाएँगे, खतरनाक काम नहीं करवाएँगे, ठीक है। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए हम प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा पूरे पॉलिटी खत्म होने के बाद, तो उसमें और भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 22 में जो है बहुत सारे सब क्लॉज है और उन सब में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है अपराधियों को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 22। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान भारत में कौन सा निवारक निरोध कानून कार्यरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बहुत सारा निवारक निरोध अधिनियम बताया था, 5 ठो बताया था। उसमें मैंने आपको रासुका के बारे में बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1980 में आया था और ये वर्तमान में भी लागू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 24 में अभी हम लोग पढ़ें कि इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम, कारखाना में काम जो है नहीं कराया जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि बच्चों के शोषण से रोक लगाया गया है, बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि कारखानों अथवा खानों में कौन व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, मतलब किसी भी खतरनाक काम में अगर किसी व्यक्ति को लगाना है तो उसकी उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से नीचे होगा तो उसको जो है उस खतरनाक काम में, कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। जो बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 हम लोग पढ़े, जिसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों से कोई काम नहीं करा सकते हैं और 14 से लेके 18 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनसे काम आप करवाइए, लेकिन खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। कोई कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। अगर कारखाना में खतरनाक काम में लगाना है तो उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा और हम जो भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप इसमें जो है सुझाव दे सकते हैं ताकि हम आगे जो है और सुधार करके वीडियो बना सकें।